स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी पिछली क्लासेस से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं अब तक। तो हमने गैल्वेनिक सेल और रिवर्सिबल सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल सेल, नर्स्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। हमने कंसंट्रेशन सेल की भी बात कर ली कि कितने तरीके की कंसंट्रेशन होती हैं, विद कंसंट्रेशन सेल होती हैं, विद ट्रांसफरेंस, विदाउट ट्रांसफरेंस, सबकी बात कर ली। लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस का, ये बात हो गई थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो, लिक्विड जंक्शन तो हम जानते हैं, लिक्विड जंक्शन क्या होता है। लिक्विड जंक्शन होता है जहाँ पे दो कंसंट्रेशन सेल, जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो और बीच में कोई सेपरेशन ना हो। एक यूट्यूब की शेप थी, ठीक है, यूट्यूब लाइक शेप थी। उसमें क्या कर रहे थे हम, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सेम इलेक्ट्रोलाइट थे, डिफरेंट कंसंट्रेशन थी, उनको क्या कर रहे थे, प्लेस कर रहे थे इस तरीके से ताकि वो मिक्स ना हो पाए, ठीक है। ये बात करी थी हमने। फिर हमने क्या कहा था, जब हमने उसे प्लेस करा था कि वहाँ पे वो, जहाँ पे वो मीट करते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया था, लिक्विड जंक्शन। तो आज हम बात करते हैं कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड जंक्शन क्या होता है। देखो, क्या बोला गया है कि किसी भी केमिकल सेल या कंसंट्रेशन सेल, जब हम आगे बात करेंगे तो हम ये देखेंगे, जब हम फर्दर, देखो हमने अभी तक केमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल पढ़ी है, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल सबकी हमने बात कर लिया। देखो क्या बोला गया है, यही बोला गया है कि इन अ केमिकल cell or concentration cell there is diffusion of ion across the boundary between the two solutions when the solution are in direct contact। क्या बोल रहा है कि आयंस का डिफ्यूजन होता है अक्रॉस द बाउंड्री। हमने देखा था जब हमने ईएमएफ निकालता, ट्रांसफरेंस नंबर देखा था, तो हमने देखा था Cl नेगेटिव क्या कर रहा था, राइट से लेफ्ट में जा रहा था, ठीक है, और वहीं H पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट जा रहा था। हमने ये देख लिया था ट्रांसपोर्ट नंबर जब हमने निकाला था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो आयन से वो मूव कर रहे थे, ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्रीज, और कहीं जाके डिफ्यूज हो रहे थे, इधर इधर साइड है इधर साइड, ठीक है। तो देखो, यही चीज़ बोली गई है कि दो आयन्स क्या, मतलब जो दो सॉल्यूशन है उनके आयन क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज, ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्री जब दोनों क्या हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। जब दोनों सॉल्यूशन कैसे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तभी तो हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज। और अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही नहीं है, सेपरेटेड है वाया सॉल्ट ब्रिज, या फिर दो डिफरेंट बीकर में है, या फिर कोई ना कोई सेपरेशन है, वहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा नहीं। और जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ट्रांसफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। फिर क्या, अगर हमारे जो आयंस अक्रॉस द बाउंड्री मूव कर रहे हैं, अगर उनकी, क्या कह रहे हैं, अगर उनकी स्पीड सेम है तो कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। देखो यही चीज़ लिखी हुई है, इफ द स्पीड ऑफ आयंस मूविंग इज मूविंग इक्वल थ्रू द बाउंड्री टू द टू साइड्स देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज का सेपरेशन, यानी कि चार्ज कहीं कम और ज़्यादा कब होगा, ये क्या कह रहा है कि अगर दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों आयन सेम तरीके से डिफ्यूज होंगे, सेम स्पीड से क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ठीक है, और सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे, तो उस टाइम पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा हमारा, ठीक है। क्या नहीं होगा, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। क्या, कब नहीं होगा, जब हमारे दोनों आयंस क्या कर रहे होंगे, इक्वल स्पीड से क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, उस केस में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। मगर वहीं अगर जो डिफरेंस है, जो उनकी स्पीड जो अगर डिफरेंट हो जाए दोनों की, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में चार्ज सेपरेशन होने लग जाता है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन होने लग जाता है। यही बोला गया है कि वेयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज डेवलप, कब चार्ज सेपरेशन डेवलप हो जाएगा, when the ions move across the boundary with a different speed। अगर वो
बाउंड्री के अलोंग डिफरेंट स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस केस में चार्ज सेपरेशन हो जाता है। और उसकी वजह से, चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाते हैं जंक्शन पे। जो जंक्शन होता है जहाँ पे वो मीट कर रहे होते हैं, अगर सेम स्पीड से, अगर इधर से आयन इधर जा रहा है, इधर से आयन इधर जा रहा है, तो कोई भी चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। मगर अगर स्पीड दोनों आयंस की डिफरेंट है, कि ये पहले पहुंच गया और ये लेट पहुंचा, ठीक है, लेट अस सपोज Cl नेगेटिव आयन पहले पहुंच गया और हाइड्रोजन बाद में पहुंचा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे, जंक्शन पे। कहाँ क्रिएट हो जाता है, जंक्शन पे क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो देखो यही बोला गया है, जो पोटेंशियल क्रिएट होता है जंक्शन पे, दो सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, उनका जो जंक्शन है उस पे क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। किस वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ आयंस, ठीक है, जो आयंस जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसमें डिफरेंस आने की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है जंक्शन पे, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो यही लिखा हुआ है, द पोटेंशियल क्रिएटेड एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस। कहाँ पे, दो सॉल्यूशन के जंक्शंस पे, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ आयंस। हम यही बोल रहे हैं कि किस में डिफरेंस आ रहा है, आयंस की स्पीड में जिससे वो मूव कर रहे हैं अक्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं उसे ही हम, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आई इतनी चीज समझ कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, क्यों क्रिएट होता है, कब क्रिएट होगा, जब हमारे आयंस जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के, जब हमारे दोनों सॉल्यूशन कैसे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इतनी चीज समझ आई। अब देखो हम क्या बोलते थे कि ईएमएफ हमारा किसके इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ तक हमने जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात कर ली कि क्या होता है, ठीक है, कंडीशन की भी बात कर ली हमने। पहली कंडीशन क्या होती है, देखो कि हमारे जो सॉल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोलाइट के जो सॉल्यूशन है वो क्या होने चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में। फिर दूसरा कि जो आयंस जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। उसी की वजह से तो क्या हो रहा है कि चार्ज सेपरेशन डेवलप हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, और उसी पोटेंशियल को हमने क्या नाम दे दिया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो अब हम जो ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट स्टार्टिंग में जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करी थी तो फटाफट से बताओ, उसकी एप्लीकेशन में हमने बोला था कि हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ईएमएफ को हमने क्या बोला था, ईएमएफ क्या होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लाइक स्पीशीज विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है, या फिर उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसपे क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। दोबारा से बोल रही हूँ, देखो, सम ऑफ द oxidation potential of electrode on which oxidation taking place, plus में and the reduction potential of the electrode on which reduction taking place, मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, उनका सम। फिर बाद में हमने दोनों टर्म्स को किसकी टर्म, मतलब दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को किस में लिया था, रिडक्शन पोटेंशियल में। उस केस में हमने एक स्टार मार के करके एक बात कही थी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, साइन कन्वेंशन में, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले करी थी। फिर उसके बाद हमने बहुत ड्राइव करके हमने ये भी लिखा था कि एमएफ इज इक्वल्स टू द ई नॉट, मतलब या तो ई ऑफ कैथोड यानी कि एमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हम ड्राइव करके लेके आ गए थे, ठीक है। मगर देखो जब हम जंक्शन पोटेंशियल अगर हमारा क्रिएट हो गया तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो हमारा ईएमएफ आ रहा है सेल का वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के और रिडक्शन पोटेंशियल के सम के इक्वल है, ऐसा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो एक और टर्म ऐड हो जाएगी दैट इज़ द जंक्शन पोटेंशियल। क्या ऐड हो जाएगी, जंक्शन पोटेंशियल। देखो लास्ट वाली लाइन में यही लिखा हुआ है, द ईएमएफ ऑफ सेल शुड दस नॉट only be the sum of oxidation potential of the electrode where oxidation occur, यानी कि जहाँ पे क्या हो रही होगी,
एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वेयर द रिडक्शन अकर बट ऑल्सो इंक्लूड द जंक्शन पोटेंशियल। यही बोला गया है कि जो हमारा जंक्शन जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो ईएमएफ सिर्फ हमारी क्या नहीं होती, सम नहीं होती किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, उस इलेक्ट्रोड का जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सम ऑफ एंड रिडक्शन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एक और टर्म इंक्लूड हो जाती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, जंक्शन पोटेंशियल। देखो लिख के देखते हैं, अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आगे बात करते हैं। देखो कैसे लिखते हैं इसको ऐसे लिखा जाता है। अब ईएमएफ जो हमारा बन जाता है, पहले हम क्या बोलते थे, E1 क्या है, देखो E1 यहाँ पे है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम बोल रहे हैं कि ईएमएफ किसके इक्वल होता था, हमारा सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट विच ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस, उस इलेक्ट्रोड का जहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेकिंग प्लेस, जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, उनके सम के इक्वल आता। यहाँ तक ही आती थी पहले टर्म, ठीक है। मगर क्योंकि हमारा जंक्शन क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट होता है, जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, किसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से, आयंस की स्पीड की मूविंग स्पीड की वजह से एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा जंक्शन उसी पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, जंक्शन पोटेंशियल। और जब अब हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड कर देते हैं, जंक्शन पोटेंशियल को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ई क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन अकरिंग, ऑक्सीडेशन अकरिंग, ठीक है। तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, E1 से। वही हम E2 से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल किस इलेक्ट्रोड का, जिसपे क्या हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, क्या हो रहा होगा, हमें पता है क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ऑन विच रिडक्शन अकरिंग। और साथ में क्या भी आ जाती है, कौन सी टर्म आ जाती है, जंक्शन पोटेंशियल। अब जो ईएमएफ है वो हमारे किस किस के सम के इक्वल है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सम ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल एंड सम ऑफ जंक्शन पोटेंशियल। किस केस में, जब हमारी कंसंट्रेशन सेल या केमिकल सेल में जो दो सॉल्यूशन है वो कैसे हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, मतलब अगर हम केमिकल सेल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केस में हम जो सॉल्ट ब्रिज में क्या लेते हैं, KCl लेते हैं। अगर आपको पता हो KCl को हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं, और हम सॉल्ट ब्रिज में और भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते थे। मगर जनरली हम अगर देखें, जनरल ट्रेंड में हम KCl को ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज अ क्या, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा स्पीड है, जो हमारी स्पीड है किसकी, K की और Cl नेगेटिव, यानी कि K पॉजिटिव की, किसकी, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, वो क्या है, स्पीड ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल। उस केस में, तभी उन केसेस में क्या होता है कि ईएमएफ हमारी किसके सम के इक्वल आती है, ईएमएफ आती है sum of the oxidation potential of the electrode at which oxidation occurring and the reduction potential of electrode at which reduction occurring, ठीक है। तो वहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल की बात हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आयंस हैं, उनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। देखो जब हम बात कर रहे थे सॉल्ट ब्रिज में कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट लें, क्या कंडीशन है, तो हमने बोला था उस टाइम पे कि जो हमारी स्पीड है, दोनों की मूविंग स्पीड है, वो दोनों आयंस की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। तो उस केस में वहाँ पे जो ट्रांसफरेंस होता है या फिर जो जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट या जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो उस केस में ये जो EJ की वैल्यू होती है, वो EJ की वैल्यू नियर अबाउट कहाँ पहुँच जाती है, 0। तो उस केस में जो EMF आता है वो किसके इक्वल आता है, EMF आता है E1 प्लस E2 के, किसके इक्वल आता है, E1 प्लस E2। वहाँ पे हम जंक्शन पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखो
देखो अब हम बात करते हैं कि आखिर अब हमें पता चल गया ईएमएफ हमारा क्या गया, E1 प्लस E2 प्लस EJ, ठीक है। E1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, E2 कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है भाई। अब हमें कैलकुलेशन में आ गया तो हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया है किसका, एक सिंपल हमने कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल लिया है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जिसमें क्या है हमारे दोनों सॉल्यूशन क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट में। देखो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्यों बोल रही हूँ, एग्जांपल से जरा देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या भी होगा प्लेटिनम होगा। जब हम गैस लेते हैं तो कौन सी इलेक्ट्रोड लेते हैं, प्लेटिनम, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लेटिनम, यहाँ पे हमने क्या लिया है HCl लिया है, कोई भी एसिड लिया है जिसकी क्या है दोनों एसिड की यानी कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन क्या है डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन डिफरेंट होती है तो हम उसे क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और क्योंकि हम सारे एलिमेंट दोनों केस में, दोनों इलेक्ट्रोड के केस में सारे एलिमेंट सेम लेके चल रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो देखो इतनी चीज समझ आई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम देखो इसके लिए हम ईएमएफ पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और हम क्या बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन कैसे होती है, A1 H पॉजिटिव A1 H पॉजिटिव A2, ऐसे ही कुछ बोल चुके हैं, ठीक है। और देखो इसके लिए हमने ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी, E1 प्लस E2 हमारा किसके इक्वल आया था, जरा फटाफट से बताना। इसके लिए जो हमारा E1 प्लस E2 आया था वो आया था RT अपॉन में N की वैल्यू क्या थी 1 F अपॉन में log A2 अपॉन में A1। ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। H पॉजिटिव ये हम पहले अपनी पिछली क्लासेस में इसकी ईएमएफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, E2 अपॉन में A1, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मोलैलिटी और किससे, एक्टिविटी कोफिशिएंट की टर्म में। तो ये क्या बन जाएगा फॉर ए रिप्लेसिंग, तो वही चीज आ गई रिप्लेसिंग A1 and A2 by M और गामा, मोलैलिटी एंड किससे, एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट से, एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो ये हमारा 10 इक्वेशन क्या बन जाएगी फटाफट से बताओ, BECOME क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, अब बन जाएगी E1 प्लस E2 विल इक्वल्स टू RTF log M2 बाय गामा 2 अपॉन में M1 बाय गामा 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम ये E2 और E2 प्लस E1 क्यों निकाल रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी, देखो हमें पता है हमें एक फॉर्मूला हमने अभी देखा, जो हमारा ईएमएफ है वो किसके इक्वल होता है, E1 प्लस E2 प्लस EJ। यही बोला है हमने कि जब जंक्शन पोटेंशियल यानी कि जब दो लिक्विड डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो कुछ इसी तरीके का वहां से फॉर्मूला आया। तो EJ फ्रॉम देयर EJ क्या आया है, E माइनस में E1 प्लस E2, ठीक है। E1 प्लस E2 इस वाली इक्वेशन से निकला हमने, ये निकाल चुके हम, ठीक है। और कल हमने ईएमएफ भी निकाला था किसका, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस का। तो उसका फटाफट से बताएं क्या था, फॉर्मूला क्या आया था, क्या बोल रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस is given by क्या आया था फटाफट से बताओ, हमारा आया था E इज इक्वल्स टू 2T माइनस अपॉन में यहाँ RT अपॉन में F ln, ठीक है,
क्या आया था, M2 गामा 2 M1 गामा 1। ठीक है, देखो एक चीज और, यहाँ पे जो हमारा तो कोई नहीं, ठीक है ठीक है, M2 M2 M1 गामा 1, या आप चाहो तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी A2 लिखी है ना, उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज मत होना, H पॉजिटिव 2, ठीक है, और H पॉजिटिव 1, ठीक है। उसके लिए जो H पॉजिटिव के लिए जो हमारी मोलैलिटी जो एक्टिविटी आएगी वो क्या आएगी, M1 और ये मोलैलिटी इनटू गामा, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म आएगी, और ये हमने ड्राइव करके देख लिया था, वहाँ पे हमने एक्टिविटी को किससे रिप्लेस करा था। इस केस में जब ओवरऑल हम एक्टिविटी निकाल रहे थे HCl की, तो उस केस में जो हमारी एक्टिविटी आई थी वो क्या आई थी, M2 गामा 2 के इक्वल आई थी, अगर आपको कुछ याद हो। वरना आप लास्ट में हमने डेरिवेशन करा है, लास्ट क्लास में यहाँ तक करा है, अगर वहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे क्या करना, सिर्फ एक्टिविटी को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, M2 गामा 2। और जब लॉग के आगे हमें पता है कि लॉग के अगर वैल्यू के ऊपर पावर है तो वैल्यू पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें EMF की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे हमें पता है E1 प्लस E2 की भी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देती हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो पुटिंग value from equation 2 एंड कौन सी इक्वेशन है, एंड इक्वेशन 3, और किस में डालना है, कौन सी इक्वेशन में डालना है, इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, वी गेट, जो हमारे लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो कुछ इस तरीके से आएगी, EJ यानी कि जंक्शन पोटेंशियल विल इक्वल्स टू E2T माइनस RT। ये तो पता है, ये ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ क्लोरीन था, सब कुछ कर चुके हैं हम लास्ट क्लास में। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लें, अदरवाइज नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये आया, और फिर इसके बाद लॉग ऑफ M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1, ठीक है, माइनस, क्योंकि देखो यहाँ क्या लग रहा है, माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू रख देंगे, और इसकी वैल्यू क्या है, RT अपॉन में F लॉग M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या, मैं ये पूरी टर्म RT अपॉन में F दोनों साइड से कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। तो जरा देखना कॉमन टर्म कौन कौन सी ले रही हूँ मैं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि 2T माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब कॉमन टर्म एक साथ लिख देती हूँ, RT अपॉन में F लॉग M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1। आई यहाँ तक कितनी चीज समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ कि कैसे हमने ये वैल्यू निकाली। इसको मैं थोड़ा बॉक्स के अंदर करने की कोशिश करती हूँ। क्या आया था हमारा, EJ इज इक्वल्स टू ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ क्लोरीन -1। ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको मैं कौन सी इक्वेशन, इसको 4, इक्वेशन नंबर 4 बोल देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल सीधे सीधे चीजें चले हैं, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में ही निकाला है। EMF हमारा कंसंट्रेशन सेल का जब जहाँ पे क्या हो, ट्रांसफरेंस इन्वॉल्व हो, ठीक है। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ इसी तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, EJ की वैल्यू निकाली। EJ क्या है हमारा, जंक्शन पोटेंशियल। EJ क्या है यहाँ पे, जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल। इतनी चीज समझ आई। अब देखो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ट्रांसफरेंस नंबर है, ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस प्लस में ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या बोला है मैंने, ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ
नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन का जो दोनों के ट्रांसफरेंस नंबर का समय वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से, और फिर हमें पता है हमारे पिछले वाले फॉर्मूले में क्या आया था, 10, ये आया था 2t - 1 इज इक्वल टू, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, t माइनस प्लस में t माइनस 1। ठीक है, इसको हमने बस क्या कर दिया, खोल के लिख दिया। 2t माइनस को सम करेंगे तो ये आएगा 2t - 1, वापस से यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमें पता है, यहाँ से हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोलती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 5 t प्लस इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी माइनस, टी प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस टी माइनस के इक्वल होगा। और मैं इसे कैसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस में टी माइनस -1, माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यू, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। या फिर इसको ऐसे लिख लें, 10 2t - 1 विल इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा, प्लस में माइनस का t प्लस। ठीक है, यही आ जाएगा। इधर इसको कैसे लिख सकते हैं कि t माइनस -1 इज इक्वल्स टू माइनस का t पॉजिटिव, यही आया है। अब इस वैल्यू को putting value of 2t - 1 in equation 4 we get, क्या मिलता है हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि EJ जंक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, T माइनस T प्लस अपॉन मल्टीप्लाई में RT अपॉन में F लॉग M2 है, M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1। इतनी चीज समझ आई। देखो इसको मैं ज्यादा ऊपर चला गया, ये दोबारा से लिख देती हूँ। दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल आता है, T माइनस T प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, R T अपॉन में F लॉग ऑफ M2 गामा 2 अपॉन में M1 गामा 1। अगर देखो यही कुछ इक्वेशन आई है हमारी पीछे, कोई यही आई थी, EJ इज इक्वल्स टू 2t - 1, इसकी जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज T माइनस T पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफर T नेगेटिव क्या है, दैट इज ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस, एंड T पॉजिटिव क्या है, दैट ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और यही था RT अपॉन में F नेचुरल लॉग ऑफ M2 यानी कि मोलैलिटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन आ जाती है, ये वैल्यू किसकी आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है जंक्शन पोटेंशियल की, किसकी, जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, अब देखो जंक्शन पोटेंशियल कब 0 होगा। देखो अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि क्लोरीन नेगेटिव के लिए जो मूवमेंट्स की स्पीड है उनके वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो देखो एक और केस क्या होता है कि अब देखो हमने देखा है यहाँ से एक चीज देखो कि जंक्शन पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, बट ऑल्सो किस पे डिपेंड, देखो एक्टिविटी, ये एक्टिविटी ही तो है, किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा जंक्शन पोटेंशियल, एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, दोनों किसके, ऑफ 2 सॉल्यूशन, जो भी 2 सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट के उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट नंबर पे, किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट नंबर। हमने देखा कि फॉर्मूले से पता ही चल रहा है कि हमारा जो जंक्शन पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिविटी पे और किस पे, ट्रांसपोर्ट नंबर पे, किसके, दोनों आयंस के। ठीक है, दोनों आयंस के ट्रांसपोर्ट नंबर पे। अब देखो 3 डिफरेंट केस बनते हैं। पहला केस जो बनता है जब ये T1 और क्या हो जाएगा, T पॉजिटिव
और इक्वल हो जाएगा टी नेगेटिव, यानी कि ट्रांसफरेंट नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर जो है हमारा पॉजिटिव, यानी कि बात करें एनायन और कैटायन का, दोनों का ट्रांसफरेंस नंबर इक्वल हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमें दिख रहा है दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और जीरो की मल्टीप्लाइज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जंक्शन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यही बात करी गई है केस फर्स्ट केस में। क्या बात करी गई है कि जब हमारा T1 यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या हो, सेम हो, उस केस में क्या होगा, हमारा जो EJ है यानी कि जंक्शन पोटेंशियल है वो जीरो आएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे, यही रीजन है कि क्या होता है कि हम जब KCl को यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, तो वहां पे हम जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज ये ट्रांसफरेंस नंबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। और उस केस में क्या हो जाता है, EMF हमारा जीरो हो जाता है। सॉरी, EMF जीरो नहीं होता, क्या होता है, जंक्शन पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो EMF किसके सम के बराबर आता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के और रिडक्शन पोटेंशियल के सम के। ठीक है, और फिर देखो अब क्या हो गया, अगर हमारा T माइनस बड़ा हो, केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड जब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस क्या हो, ज़्यादा हो किससे, पॉजिटिव आयंस से। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब हमारा T माइनस क्या हो, ज़्यादा हो किससे, T पॉजिटिव से, तो माइनस वाले को इधर लिया है, माइनस में T पॉजिटिव और यहाँ पे बच गया 1। ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0 कुछ भी लिख सकते हो। तो उस केस में ये वैल्यू में ये RT अपॉन में F मल्टीप्लाई करोगे, ये सब करोगे, तो सिंपल बस इतनी चीज़ समझो कि जब हमारा ये वाली चीज़, ये टर्म बड़ी है और ये टर्म छोटी है, तो जब बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो EJ आता है वो क्या आता है, जो जंक्शन पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, एक तो पॉजिटिव आता है और साथ ही में जो हमारी EMF की वैल्यू आती है। अब देखो इस केस में EMF क्या नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, EMF जीरो होगा क्या EMF जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि जंक्शन पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो इस केस में EMF अगर जीरो नहीं हुआ, ठीक है, EMF जीरो नहीं हुआ, और EMF क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस EJ, और हमें पता है ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अब जो EMF है उसकी वैल्यू इनसे तो बड़ी आएगी, इनसे बड़ी आएगी, और कितनी ज़्यादा बड़ी आएगी, EJ बाय। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि EMF किससे बड़ा होगा, E1 प्लस E2 से। देखो इसी में ही E1 E क्या होता है, हमारा टोटल सम होता है इन सब का। अब E1 और E2 में हम क्या और ऐड कर रहे हैं, EJ, तभी हमें क्या मिलेगा, टोटल EMF। तो यहाँ पे सिर्फ EMF को किससे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे EMF को कंपेयर किया गया है सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल से। तो बोला क्या जा रहा है कि जो EMF आएगा वो किससे ज़्यादा आएगा, E1 और E2 के सम से ज़्यादा आएगा, और कितना ज़्यादा आएगा, EJ वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर थर्ड केस बन जाता है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है जब हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस क्या हो, कम हो जाए इस बार, और पॉजिटिव आयंस का क्या हो जाए, ज़्यादा। तो उस केस में ये वाली टर्म ज़्यादा हो जाएगी, ये वाली टर्म कम। ये नेगेटिव की टर्म है तो नेगेटिव की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में आएगा। तो EJ जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि जंक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जब ये वाली नेगेटिव आ गई, ठीक है, तो इसमें जब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या करेगा, E1 और E2 में से कुछ कम कर देगा, कुछ वैल्यू कम कर देगा। और सिंपल सी बात है, इनका सम 5 आ रहा था, सपोज करो इनका सम 5 आ रहा था, इसका सम आ गया -1। तो इसने क्या करा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 4 वैल्यू आएगी। तो EMF की वैल्यू इन दोनों के सम से क्या आ रही है, कम आ रही है। देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल से क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल में लो कि हम कह रहे हैं कि E1 प्लस E2 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 5, या फिर हम कह दें कि चलो 5 वोल्ट आ रही है। ठीक है, और वहीं EJ की जो वैल्यू आई है वो -1 वोल्ट आई है। तो EMF की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 5 वोल्ट -1 वोल्ट। तो ये क्या आई, 4। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो EMF है वो छोटा है किससे, E1 प्लस E2 से। तो यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि जो EMF है वो किसके सम से छोटा आएगा, वो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दोनों का, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के सम से कम आएगा। कितना कम आएगा, जितनी इसमें से वैल्यू कम हुई है। ठीक है,
समझ आई? इतनी चीज़ समझ आ गई कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पहले तो हमने यही बात करी थी होता क्या है, फिर हमने ईएमएफ देखा था कि उस केस में जब जंक्शन पोटेंशियल हो तब उस केस में ईएमएफ क्या होता है हमारा। ठीक है, क्यों हम केसीएल के लिए क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है वो सेम होता है, तो उस केस में जो हमारा जंक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम जंक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, वो कर लिया। फिर हमने जंक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके जो हमारी जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी टी माइनस में टी पॉजिटिव आर टी अपॉन में एन एफ लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेकंड और एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट। और एक्टिविटी को हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फटाफट से बताएं। हम रिप्लेस कर सकते हैं हम मोलालिटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट से। फिर हमने देखा कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे डिपेंड करता है और ट्रांसपोर्ट नंबर पे डिपेंड करता है, दोनों आयंस के। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों आयंस का इक्वल है तो उस केस में जो हमारे जंक्शन पोटेंशियल है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आयन का ज़्यादा है, यानी कि एन आयन का ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगी, हमारे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जो ईएमएफ है वो ग्रेटर देन आएगा किससे, E1 + E2 से। ठीक है, वही हमने बात करी थी थर्ड केस की। उस केस में क्या हो रहा था, जब हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव कैटायंस। ठीक है, उस केस में क्या होगा, हमारे जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और वहाँ पे जो हमारा ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ है, वो E1 + E2 के सम के क्या आएगा, सम से कम आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।